जय हिंद एवरीवन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं OIR टेस्ट के बारे में। OIR टेस्ट एक तरह का रीजनिंग का टेस्ट होता है जो कि आपके स्क्रीनिंग टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि वो टेस्ट जो आपका एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है पूरे SSB इंटरव्यू के दौरान। स्क्रीनिंग के अंदर बेसिकली दो टेस्ट होते हैं, जिसमें से जो पहला टेस्ट होता है वो होता है OIR टेस्ट और जो दूसरा टेस्ट होता है वो होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। OIR टेस्ट का फुल फॉर्म होता है ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। ये एक तरह का रीजनिंग का टेस्ट होता है जिसमें आपको 45 से 50 सवाल दिए जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग टाइम भी दिया जाता है। लगभग 27 मिनट से लेकर 30 मिनट तक का टाइम आपको दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक रीजनिंग का टेस्ट है। इसमें वर्बल और नॉन वर्बल तरह के क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट किए जाते हैं, वो भी एक बुकलेट में। मेन क्वेश्चन बुकलेट से पहले आपको एक प्रैक्टिस सेट भी दिया जाता है जिसको करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी की तरह के सवाल आपको जो एक्चुअल सेट है उसमें भी मिलेंगे। इसके साथ ही कुछ बातें और भी हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि इस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये एक बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है। जो आप SSC के एग्जाम्स, रेलवे के एग्जाम्स आप देते हैं ना, उससे भी आसान ये टेस्ट होता है। बहुत ईजी होता है और सब इसको कर लेते हैं, लेकिन वही अच्छे से कर पाता है जिसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा होती है। तो आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। एक चीज और यहां पर ध्यान रखने वाली है और वो ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये होगी कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस यानी कि लगभग पूरे ही क्वेश्चंस हो सके तो अटेम्प्ट कीजिएगा। और ध्यान में रखने वाली बात एक और है, वहां घड़ी पहनकर जाना अलाउड नहीं है और ना ही आपको टाइम का पता चलेगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपको टाइम का पता कैसे करना है। देखिए, आप अपनी टेस्ट को दे रहे होंगे, आपको टाइम का पता नहीं चलेगा, लेकिन जो असेसर है, जो साइकोलॉजिस्ट है, जो भी वहां पे उस वक्त प्रेजेंट होगा, जो आपका टेस्ट कंडक्ट करवा रहे होंगे, वो कुछ समय के लिए पीछे रहते हैं। लेकिन जिस समय आपको नजर आए कि वो आगे आ रहे हैं, वापस पोडियम की तरफ जाने वाले हैं, तो आप समझ जाइए आपका टाइम ओवर होने वाला है, क्योंकि वो सिर्फ यही कहेंगे टाइम्स अप, पेन्स डाउन। तो आपके पास टाइम तो रहेगा नहीं। तो बस इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि वो आगे कब जाने वाले हैं और टाइम कब खत्म होने वाला है। आई होप आप इस चीज को याद रखेंगे। सो अब बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ। जैसे कि OIR में सबसे पहले मैंने आपको बताया, एक होता है वर्बल टेस्ट और दूसरा होता है नॉन वर्बल टेस्ट। तो वर्बल टेस्ट के अंदर आपके आते हैं एनालॉजी के क्वेश्चंस, क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, वर्ड अलाइनमेंट, मिसिंग कैरेक्टर, ब्लड रिलेशंस, वेन डायग्राम्स, नंबर्स, रैंकिंग्स एंड टाइम सीक्वेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, बेसिक मैथमेटिक्स। तो ये वो टॉपिक्स है जो वर्बल में आते हैं। अब बात करते हैं नॉन वर्बल की। तो नॉन वर्बल टेस्ट में आते हैं आपके फिगर एनालॉजी, फिगर क्लासिफिकेशन, फिगर सीरीज, ग्रुपिंग ऑफ फिगर, क्यूब एंड डाइस, फिगर कंप्लीशन, एम्बेडेड फिगर्स, डॉट प्रॉब्लम्स, मिरर एंड वाटर इमेजेस और भी कई तरह के मिसलेनियस सवाल। तो चलिए अब बढ़ते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। सो अपनी कॉपी और पेन हाथ में ले लीजिए और प्लीज बताइएगा आपने कितने सवाल सही करे, और मैं हर बार आपको एक होमवर्क का सवाल भी जरूर दूंगा। ओके, सो सबसे पहले हम करने वाले हैं वर्बल क्वेश्चंस। ठीक है, वर्बल वाले क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है कि एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में FRIEND को लिखा गया है ऐसे, ETKDPF। ठीक है, सो अब मैं आपको बताता हूं इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे F है, हमको दिख रहा है कि F से एक लेटर पहले का लेटर यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, F से पहले क्या आता है? E आता है। तो यानी कि R वाले में भी R से पहले क्या आएगा? Q आएगा। तो हम देख लेंगे इसमें से किसी में Q है। हाँ जी, यहाँ पे Q है। ठीक है, ये वाले में Q है, तो आंसर यही होगा। लेकिन फिर भी और चेक कर लेते हैं थोड़ा सा आगे का। अब जो R है, ठीक है, R दिया हुआ है और उधर क्या दिया है? T। तो कैसे देखेंगे? ST। ठीक है, S एंड देन कम्स T, यानी कि तीसरे नंबर पे ये R था, S एंड देन कम्स T। तो यहाँ पे भी E है, E, F और G बिल्कुल। तो Q मिल गया, G मिल गया, मतलब यही है। फाइनली श्योर भी हो ही गए हम। ठीक है, तो इसका ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है आपके सामने, अ मैन इज परफॉर्मिंग योगा विथ हिज हेड डाउन एंड लेग्स अप, हिज फेस इज टुवर्ड्स द वेस्ट, इन विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड बी। तो मान के चलिए कि मैं योगा कर रहा हूं, मैं उल्टा होकर योगा कर रहा हूं, ठीक है, और मेरा सिर नीचे है और हाथ ऐसे ही है, मतलब यानी कि हाथ ऊपर की तरफ होंगे उस समय। ठीक है, तो अब क्या होगा? जो मेरे हाथ होंगे, मीन्स जो मेरा लेफ्ट हैंड होगा, वो किस डायरेक्शन में होगा? सो बेसिकली वो होगा नॉर्थ डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि जो मेरा हेड है वो किस तरफ देख रहा है? वेस्ट की तरफ, और मेरा वेस्ट अभी किस तरफ है? इस तरफ है। ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, यानी कि आपकी तरफ नॉर्थ है, और यहाँ पीछे की तरफ स्क्रीन की तरफ साउथ है। तो जब मेरा चेहरा जो है जो वेस्ट की तरफ दिख रहा होगा, क्योंकि जब मैं नीचे होऊंगा तो मेरा चेहरा कहाँ दिख रहा होगा? वेस्ट की तरफ। तो मेरा हाथ लेकिन किस तरफ होगा? लेफ्ट हैंड वाला नॉर्थ की तरफ। तो आंसर इसका क्या होगा? नॉर्थ होगा। ठीक है, नॉर्थ पे हम टिक करेंगे, या OMR शीट में तो उसमें लगाएंगे, या तो फिर ए भर देंगे उसमें। अगर एयरफोर्स वाले में आप जा रहे हैं तो ए वहां पे फिल कर देंगे,
यानी कि सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर है ए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। सो अब जो थर्ड क्वेश्चन आया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अ सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी एंड देन चूज द करेक्ट सीक्वेंस। ओके, सो ये क्वेश्चन भी बहुत काफी आसान है ना। ऐसे इजी क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि लिबरेट है, मॉडेस्टी है, मिक्सचर है, फीचर और लाइसेंस है। अब मुझे जैसे कि पता है कि डिक्शनरी में सबसे पहले एफ ही आएगा ऑब्वियसली, ठीक है, एफ ही आएगा ना, उसके बाद क्या आएगा, एल आएगा, और उसके बाद में क्या आएंगे, एम आएंगे। तो एफ सबसे पहले 4 वाला नंबर है, तो देख लो 4 किस में, अच्छा ए में 4 है और डी में भी 4 है। ठीक है, इन दोनों को हमने पहले ही कैंसिल आउट कर दिया कि भाई आप दोनों तो नहीं हो आंसर। ठीक है, एलिमिनेशन कर दिया एक तरीके से। ओके, देन कम्स एफ है यहाँ पे, फिर एल वाले आएंगे, 1 आएगा या तो फिर 5 आएगा। अब चेक करना है तो एल आई बी या एल आई सी, तो एल भी है, आई बी है, एल भी है, आई भी है। ठीक है, तो बी या सी में से कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन भी कैसे, क्लियर है यार कि बी ही पहले आएगा ना। ठीक है, तो यानी कि 1 वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 4 1 5 3 2 ये सीक्वेंस फॉलो होगा। क्लियर एवरीवन, आगे बढ़ते हैं अब। ओके, सो जो फोर्थ क्वेश्चन आया है कि इसमें से ऐसे कितने पेयर्स आप बना सकते हैं इस वर्ड में से जो कि उतने ही लेटर्स को कैरी करता है जितने एक्चुअल इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं, यानी कि उसके दौरान बीच में। ठीक है, जैसे कि मैं कहूं यहां पर देखिए आप कि वैसे तो ज्यादा किसी में है नहीं वो चीज, अगर आपको उसे सॉल्व करना है सॉल्व भी कर लीजिएगा, बट अगर यहां पे देखा जाए तो किसी में भी वो सीक्वेंस ज्यादा फॉलो हो नहीं रहा है। बट एक ध्यान देने वाली चीज है, यहाँ पे टी और यू लिखा हुआ है ना। अल्फाबेट में देखें, पूरी जो इंग्लिश की अल्फाबेट्स हैं 26, उसमें देखें तो टी के बाद यू आता है, तो वहाँ पे बीच में कितना नंबर है, कोई भी नंबर नहीं है, मीन्स कोई भी अल्फाबेट नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, यानी कि 0 ही है, एक तरीके से कुछ भी नहीं है। तो ये वहाँ पे भी वैसे ही है और यहाँ पर भी बिल्कुल सेम तरीके से ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। मीन्स एक अकेला ही ऐसा मिला जो एक्चुअल में भी वैसा ही है अल्फाबेट की सीरीज में और यहाँ पर भी वैसे ही है। ठीक है, मतलब उतना ही गैप एक दूसरे के बीच में रखता है। कोई और नंबर होता, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ए और सी होता, अब इन दोनों के बीच में एक नंबर आता सिर्फ, यानी कि वो है बी। ठीक है, और यहाँ पे भी यहीं पे किसी कोई वर्ड लिखा होता है जैसे कि CADC, ओ ऐसा कोई वर्ड लिखा रहता। ठीक है, अब देखो ए और सी यहां पर भी उसी पोजीशन पे हैं और यहां पर भी ऐसे ही ए और सी उसी पोजीशन पे होते हैं, यानी कि बीच में एक लेटर आ रहा होता है, यहां पे बीच में एक लेटर बी जो है वो आता है। तो इसी हिसाब से टी और यू के बीच में कोई नहीं है और यहां पर भी उन दोनों के बीच में कोई नहीं है, ये दोनों अलग नहीं हो सकते एक दूसरे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। 5th क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे जैसे स्वीडन है, ठीक है, उसकी जो राजधानी यानी कि कैपिटल है वो है स्टॉकहोम। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, ये आप सब मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम। ओके, अब नॉन वर्बल तरह के हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो ये वाला फिगर आप देखिए जरा ध्यान से। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि इनमें से बोला है कि इनमें से कौन सा है जो ग्रुप ए में बिलोंग करता है। ठीक है, अब हम ध्यान से देखें कि ट्रायंगल है, पेंटागन, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है, एक जैसा ही बिल्कुल है ना, रोम्बस कह लो, स्क्वायर कह लो, जो समझना है उसको समझ सकते हो आप एक तरीके से। एंड देन इसमें से कौन सा है जो ग्रुप ए में बिलोंग करता है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही फिगर ऐसा है जो कि दोनों ऊपर नीचे यानी कि ट्रायंगल है, बाकी सब में डिफरेंट फिगर्स हैं। ओके, तो ये वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब ये जो क्वेश्चन आते हैं डाइस के, एक बात ध्यान रखो, डाइस के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, एक तो ऐसा सेट है जिसमें 50 सवाल तो होंगे लेकिन 35 सवाल सिर्फ डाइस के होंगे, तो डाइस वाली वीडियो जरूर देख कर जाना, और मैं भी इस टॉपिक स्पेसिफिकली डाइस पर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो आपके सामने जरूर लेकर आऊंगा। ओके, तो डाइस वाले क्वेश्चन है, इसमें ना एक ट्रिक यूज होती है, यानी कि फेस वाली ट्रिक। जैसे कि देखो यहाँ 6 है, यहाँ पे भी 6 है, 2 नंबर हमको सेम पोजीशंस में मिल गए, 6 6। ठीक है, अगला है 6 से हम चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 6 के बाद क्या है 2 है, इस वाले में क्या है 2 के बाद 1, यहाँ पे 1 है। ठीक है, यहाँ देखो 6 के बाद क्या है 4 है और 4 के बाद क्या है 3, तो यहाँ 3। तो इससे हम कैसे पता लगा सकते हैं, पता है यहाँ पे पूछा तो गया है सिर्फ लेकिन 6 का कि 6 के बॉटम में क्या होगा, यानी कि 6 के अपोजिट साइड में कौन सा नंबर होगा।
तो यहां से आप और भी बता सकते हो, अगर पूछता 4 का तो 4 के अपोजिट में कौन सा होगा 2, और 2 के अपोजिट में 4, ऐसे ही 1 के अपोजिट में होगा 3 और 3 के अपोजिट में 1। अब यहाँ पे 6 के अपोजिट में सर क्या होगा, तो जो बच गया वो उसके अपोजिट में होगा, क्या बचा, तो 1 2 3 4 तो है, लेकिन क्या नहीं है, वो है 5, तो उसके 6 के अपोजिट यानी कि 6 के बॉटम में कौन सा नंबर होगा 5, यानी कि डी ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये तीसरी प्रॉब्लम आती है, इस तरह की कंप्लीशन होता है इसमें फिगर का, ये प्रॉब्लम फिगर है, ये आंसर फिगर है आपके सामने, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे इसमें तो यार सबसे पहले तो यहाँ पे एक लाइन आनी चाहिए, है ना, फिर एक और लाइन आनी चाहिए, लेकिन उससे बीच में एक गोला आना चाहिए सर्कल, फिर एक और लाइन आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो लाइन आने वाली बात मैंने कही आपके सामने, तो लाइन है इसमें, नहीं है सर, इसमें है, हाँ है, इसमें है, नहीं है सर, ठीक है, मतलब इस वाली प्लेस पे लाइन है, नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों में है, लेकिन अभी भी सर्कल है, हाँ सेकंड नंबर पे दोनों में सर्कल भी है। ओके सर, अब क्या देखें, यहां देखिए जो ट्रायंगल्स है ना वो इनर साइड की तरफ आ रहे हैं, और जो ये वाला ट्रायंगल है नीचे वाला ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये वाला किस तरफ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो देखो वो अंदर की तरफ जा रहा है, लेकिन इस वाले में कहां जा रहा है, बाहर की तरफ, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहां पे कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन व्हिच फॉलो द वर्ड नंबर मार्क्ड एज क्वेश्चंस, यू हैव टू सेलेक्ट वन अल्टरनेटिव व्हिच इज एग्जैक्टली मैचेस विद द मिरर इमेज ऑफ द वर्ड नंबर इन द क्वेश्चन। या तो वर्ड दिया होगा या तो नंबर दिया होगा जिससे इसकी मिरर इमेज मैच कर रही हो, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो, यहां पे मिरर लगाया जाता है, यहां पे, कहां पे, यहां पे मिरर है ना, मिरर यहीं पे होता है, ठीक है, यहां इस तरफ लगाया जाएगा। अब ये 4 ऐसा है तो इस तरफ कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा, 4 ऐसा दिखेगा, ठीक है, मतलब इतना गंदा तो नहीं दिखेगा पर इस तरफ दिखेगा, ठीक है। अब 9 ऐसा दिखेगा, है ना, 9 ऐसा दिखेगा, 3 कैसा दिखेगा, 3 ऐसा दिखेगा, और 1 कैसा दिखेगा, 1 ऐसा दिखेगा। ऐसा कहीं दिख रहा है क्या, देखिए 4 9 इस वाले में देखिए, सी में 4 9 3 1 बिल्कुल सेम दिख रहा है, हाँ जी, यही इसका आंसर है। ओके, यही इसका आंसर है। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आएगी वो आपके लिए आएगी। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है ये है कि इसमें से भी एक मतलब लाइक ऑड जो बाकियों से अलग है ना, इन 4 दिए हैं, इन 4 में से कौन सा अलग है, तो आप लोग इसको करिएगा। वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, पर अगर आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है फिर भी मैं समझा देता हूँ। जैसे कि इसमें ध्यान दोगे ना कि एम जो है ना, इसमें एक जो लेग है उस एम का वो थोड़ा सा बड़ा है, इसमें भी एक बड़ा है, इसमें भी एक बड़ा है, लेकिन जो ये वाला है इसमें दोनों बराबर क्या छोटा है वो थोड़ा साइज में, ठीक है। सो इसका आंसर जो मतलब ऑड वन आउट है वो कौन सा है आप बता सकते हैं इसमें से। अब मैंने वैसे आपको हिंट दे दिया है, आंसर ही बता दिया एक तरीके से, बट आप कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है। इसी के साथ ही जो एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पर वो आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे OIR रेटिंग के बारे में। सर OIR रेटिंग होती क्या है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखो यार, ये तो बेसिकली इफेक्टिव इंटेलिजेंस एक व्यक्ति का है ना, रीजनिंग एबिलिटी है उस व्यक्ति की, कि मतलब इतना तो दिमाग हो इंसान में जो ऑफिसर बनने जा रहा है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व कर ही सके, रीजनिंग की वो भी, है ना, इतना तो होना चाहिए। तो एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस इसीलिए लगाया जाता है। और आपसे क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप वहाँ पर एक अच्छी स्टोरी नरेट करके सुनाएं, अच्छी स्टोरी लिख कर दिखाएं और अच्छा GD में पार्टिसिपेट कर दिखाएं, क्योंकि जो व्यक्ति ना अच्छा बोल सकता है ना अच्छे रीजनिंग के सवाल कर सकता है वो ऑफिसर बनने लायक तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो उसको पहले दिन वहीं से वहीं बाहर निकाल देते हैं। इसीलिए स्क्रीनिंग प्रोसेस इतना इंपॉर्टेंस रखता है और बच्चे इसमें इतने ज़्यादा फेल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो OIR रेटिंग जिसको आउटस्टैंडिंग भी कहा जाता है वो कब मिलती है, जब आप लगभग देखिए 50 सवाल वर्बल के, 50 सवाल नॉन वर्बल के मिक्स होके, यानी कि जैसे 2 सेट जो मिलते हैं ना 50-50 सवाल के, उसमें ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि इसमें आपको वर्बल के ही मिलेंगे नॉन वर्बल के ही, मिक्स मिलता है दोनों का मिक्स, ठीक है। तो टोटल वैसे 100 सवाल होते हैं। अब जो 100 में से जो 90 या उसके अबव लाता है उसको क्या मिलती है, OIR 1 रेटिंग, फिर ऐसे ही 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। वैसे मेरा जो आपको सजेशन होगा ना वो होगा कि आप OIR 2 तक में लेकर आओ, ठीक है, इतना तो मिनिमम स्कोर करो ही, है ना, क्योंकि इतना तो आना चाहिए, इजी सा पेपर है। अब वैसे भी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इजीली बन जाएगा आप सभी से, ठीक है। अब यहाँ देखिए N फॉर नो होता है, D फॉर डाउटफुल, Y फॉर यस, है ना, कि जैसे अगर कैंडिडेट की OIR रेटिंग 1 है, उसको साइकोलॉजिस्ट ने डाउटफुल में रहा है और GTO ने नो दिया है और IO ने भी नो दिया है, GD और लेक्चर देखने के बाद, तब भी उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है, मतलब स्क्रीनिंग के बाद उसको नेक्स्ट स्टेज में भेज दिया जाता है। बट मैं सच बताऊं, वहाँ पर OIR के साथ साथ
ऐसा नहीं कि सिर्फ OIR में 1 लिया और बाकी जगह बस शांत बैठे रहो और नो मिला तो सिलेक्ट करेंगे, नहीं, एंट्री पे भी फ़र्क होता है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट एंट्रीज़ में जा रहे हैं, NCC स्पेशल एंट्रीज़ में जा रहे हैं या कोई और एंट्री SSC टेक वगैरह की हो रही है, तो सिर्फ भैया OIR से काम नहीं चलेगा, उसके लिए तैयारी लगेगी PP एंड DT की, ठीक है, और उसके लिए तैयारी है प्रैक्टिस की और गाइडेंस की और मेंटरशिप की। तो आइए और हमसे जुड़िए और हमसे गाइडेंस इस चीज़ के विषय में लीजिए, एंड आप खुद से भी प्रैक्टिस करते रहिए इस चीज़ की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें। बाय बाय।